हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरों को लेकर सरकार हुई अलर्ट। राजनाथ सिंह जी ने एनएसए और सेना प्रमुख की मौजूदगी में बुलाई इमरजेंसी बैठक। अब होगा आतंकवादियों का असली इलाज। क्या पाकिस्तान को दिखाई जाएगी उसकी औकात? बताएंगे दोस्तों। अभी की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है भारतीय सेना को, भारतीय जवान को। लेकिन साथ में एक दुख भरी भी खबर है दोस्तों। तो वहीं बताएंगे, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के भरोसे के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर रात में एक हिंदू के घर को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। बताएंगे, जिसके बाद फिर एक बार बड़ा रोष देखने को मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया, बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी राय दे दी। तो वहीं आपको बताएंगे आखिर कैसे चीन को पहले से ही पता था कि बांग्लादेश में आगे क्या होने वाला है। बताएंगे किसने ये बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, बड़ा खुलासा किया है। और रीजन आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में चाइना को पहले से ही पता था। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरों को लेकर सरकार हुई हाई अलर्ट। राजनाथ जी ने एनएसए सेना प्रमुख की मौजूदगी में बुलाई आपातकालीन बैठक। बताते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस विषय में चर्चा करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। अधिकारियों के अनुसार रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सुरक्षा संबंधित एजेंसियों के प्रमुख बैठक में मौजूद हैं। यह बैठक साउथ ब्लॉक में हो रही है दोस्तों। कल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है, इसीलिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आज की बड़ी खबर यह आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना को 4 आतंकवादियों को कर दिया गया ढेर, लेकिन अपने एक जवान भी हो गया शहीद। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को जारी एक अभियान के दौरान सेना ने 4 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इस अभियान में सेना का एक कैप्टन भी शहीद हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस मुठभेड़ में एक नागरिक के भी घायल होने की खबर है। शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। घायल नागरिक हिरनी गाँव का निवासी है, उसे मामूली चोट आई है। अधिकारियों ने बताया कि शिवगढ़ अस्सार पट्टी में छिपे विदेशी आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके संयुक्त तलाश अभियान शुरू कर दिया और इस दौरान घने जंगल वाले इलाके में उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर मोहम्मद यूनुस ने एक दिन पहले हिंदू समुदाय को, बांग्लादेशी हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को, यहाँ तक कि मंदिर में जाकर के रिक्वेस्ट की थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, थोड़ा समय लगेगा, टाइम दो, आप सब बराबर हो। ये आश्वासन देने के बाद भी दोस्तों हिंदुओं के प्रति हिंसा कम नहीं हुई। रात में फूंक दिया गया हिंदुओं का घर, आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब भी थमी नहीं है। मंगलवार को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया था और वहां हिंदू समाज के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया था और कहा था कि आप हमें कुछ समय दें, उसके बाद ही कोई राय बनाए। हालांकि उनका यह भरोसा काम नहीं आया। दोस्तों, उसी दिन जिस दिन उन्होंने ये राय दी, उसी मंगलवार की रात ही रंगपुर संभाग के ठाकुर गाँव जिले में हिंदू समुदाय के एक घर को उपद्रवियों ने निशाना बना दिया। कट्टरपंथियों ने ठाकुर गांव जिले के फरवरी मंदिर पाड़ा गांव में कालेश्वर बर्मन के घर में आग लगा दी। घर में लगी आग को देखते हुए मौके पर लोग जमा हो गए और किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। घर में मौजूद सभी लोग किसी तरह से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन घर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ये गांव अकचा यूनियन परिषद के तहत आता है, जिसके चेयरमैन सुब्रत कुमार बर्मन ने कहा कि अज्ञात लोगों ने ये आग लगाई है। तो वहीं ठाकुर गाँव पुलिस थाने के इंचार्ज फिरोज वाहिद ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है, मामले की जाँच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यानी कि दोस्तों, यूनुस के आश्वासन देने के बाद भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुके हैं। ऐसे में इससे पहले की खबरों पर भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि यूनुस के होने के बावजूद भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुकने वाले। वाकई में आपकी बात दोस्तों सच होती नजर आ रही है। अब इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अंत में तो वही बड़ी खबर बता दें, इतना ही नहीं, हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद बांग्लादेश में 1947 जैसे हालात को देखते हुए विपक्ष पर बरस गए योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे तौर पर विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन जैसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर केवल वोट बैंक की चिंता करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान विलय होगा या वो खत्म हो जाएगा। दरअसल सीएम योगी लखनऊ
लखनऊ के हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। वहां एक सभा को संबोधित करते उन्होंने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की तुलना 1947 से की। उन्होंने कहा कि 1947 में जो कुछ हुआ वैसा ही दृश्य आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू जान की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया चुप है। जी हाँ, योगी जी ने कहा कि भारत में तथाकथित सेकुलर भी चुप है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं वो भी चुप है। वे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो कमजोर लोगों के लिए, कमजोर लोगों के पक्ष में बोलेंगे तो उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। विपक्ष जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए देश से कभी माफी नहीं मांगी। कांग्रेस हमेशा देश का गला घोंटती रही है। 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% थी, जो आज मात्र 7% ही रह गई है। यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, खास करके हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर योगी जी ने कांग्रेसियों को, खास करके पूरे विपक्ष को जमकर लताड़ा है और क्लियर कह दिया है कि और मुद्दे पर तो तुम्हारे जुबान जरूर खुलते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर तुम्हारी जुबान बिल्कुल बंद है। आखिर कारण क्या है? यानी अच्छे तरीके से धो डाला है। दोस्तों, योगी जी ने इस पर आपकी राय तो बनती है। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों, हिंदुओं पर हो रहे जेनोसाइड्स पर अब तक एक शब्द तक नहीं बोला। इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वही बता दें। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर भी योगी जी ने सबसे बड़ा बयान दिया। कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा या फिर पाकिस्तान इतिहास से ही समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया पर सीएम योगी जी ने वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए सीएम योगी जी ने लिखा है कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। योगी जी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। दुनिया को विश्वास है कि भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। भारत की आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व समर्पित करके स्वयं को बलिदान किया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को जस्ट एडवांस में ही इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों से एक सबसे बड़ा सवाल ये है, देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाता है। दरअसल 15 अगस्त और 26 जनवरी को अलग अलग तरह से झंडा फहराया जाता है। क्या आप बता सकते हैं 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसको क्या कहते हैं, और 26 जनवरी के दिन जब झंडा फहराया जाता है उसका क्या नाम है? देखते हैं कौन रियल बता पाता है असली नाम। तो वहीं दोस्तों, नेक्स्ट बड़ी खबर आपको बता दें, जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चाइना गई थी, उस समय ना तो उनको कोई प्रोटोकॉल दिया गया, ना ही जिनपिंग ने उनके साथ मीटिंग की। क्या चीन को पहले से ही पता थी कि बांग्लादेश में आगे क्या घटना होने वाली है? दोस्तों, एबीपी न्यूज में छपी ये बड़ी खबर बताती है कि कैसे बीजिंग से बैरंग लौटी थी शेख हसीना, और ये कारण था कि जिनपिंग को पहले से ही पता था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। शेख हसीना की सरकार बदलने वाली है, पलटने वाली है, तो फिर क्यों शेख हसीना के साथ कोई भी मीटिंग की जाए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पर साइन किया जाए? दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार की तख्ता पलट के बाद अब वहां पर अंतरिम सरकार बन चुकी है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। ऐसे में ये बातें सबसे बड़ी सवाल उठाती है कि क्या जिनपिंग को पहले से ही पता था, और अगर पहले से ही पता था तो उसको पता चला कैसे? क्या इस तख्ता पलट में चीन की, जिनपिंग की और पाकिस्तान की चाल थी? इन सभी सवालों के खोज करेंगे दोस्तों। जैसी जवाब मिलेगा आपको सबसे पहले बताएंगे। तो वहीं नेक्स्ट खबर बताते हैं, न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड पर नफरत भरी कट्टरता का वार, राम मंदिर की झांकी को लेकर की विवादित टिप्पणी। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को होने वाली 42वीं वार्षिक भारत दिवस परेड में राम मंदिर की लघु झांकी को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। परेड में राम मंदिर की झांकी को शामिल करने वाले निर्णय को आयोजकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत दिवस परेड पर नफरत भरी कट्टरता का वार किया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने एक बयान जारी करके कहा कि हम शांतिपूर्ण सामुदायिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इसे कड़ी जांच के घेरे में रखा जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए हमारे समर्पित स्वयं सेवकों ने कड़ी मेहनत की है। ये दुर्भावनापूर्ण और नफरत भरी जांच सोशल मीडिया पर फैल गई, जिससे प्रायोजकों को नुकसान का सामना करना पड़ा। इस नफरत के कारण कानून का पालन करने वाले नागरिकों को चिंता होने लगी है। बयान में आगे कहा गया है कि लाखों हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण एक पवित्र स्थल पर बने झांकी में शामिल होना अपमानजनक बताया जा रहा है। हमारा सवाल है कि क्या किसी अन्य समुदाय के पूजा स्थल पर इसे बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसे में उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद जैसे संगठनों ने राम मंदिर को हिंसा का प्रतीक बताते हुए इसमें शामिल होने वालों की निंदा की। IAMC को अक्सर भारत विरोधी बयानों को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनने वाली है, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में आजादी दिवस से पहले राष्ट्रीय झंडा बेचने वाली दुकान पर ग्रेनेड से हमला, 3 की हुई मौत। जी हां, पाकिस्तान के 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले संदिग्ध आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत में राष्ट्रीय ध्वज बेचने वाली एक दुकान और एक घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और
6 अन्य घायल हो गए। हिंसा प्रभावित बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में मंगलवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। कुछ दिन पहले ही इस समूह ने दुकान के मालिक को झंडा न बेचने और लोगों को 14 अगस्त को छुट्टी न मनाने की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर दिखा पश्तूनों का गुस्सा, जश्न मना रहे लोगों को दिखाए काले झंडे। दरअसल पाकिस्तान में बुधवार को यानी आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में आजादी के जश्न के बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों को परेशान कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में स्थानीय बच्चों ने पाक झंडा लिए लोगों पर हमला किया और झंडा फाड़ने की कोशिश की। यहाँ बच्चों ने पाक के राष्ट्रीय झंडे तक को लिए लोगों को काले झंडे भी दिखाए। अगर आप भी मानते हैं कि खुद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सम्मान करना नहीं सिखाया गया है और आज यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने सिर्फ उनके दिलों में द्वेष की भावना जगाई है, ना कि प्यार की भावना, तो आखिर उन्हें पता कैसे चले कि प्यार क्या चीज होती है, देश से कैसे प्यार किया जाता है। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों ने ये गुस्सा जाहिर किया वो वाकई में खैबर पख्तूनख्वा के हैं और जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने काफी ज्यादा परेशान भी किया है। उनको हमेशा से पाकिस्तान से अलग समझा गया है। ऐसे में उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज ही है, क्योंकि जो उनको प्रताड़ना मिली है शुरू से, उनको आजादी की जिंदगी नहीं जीने दी गई। ऐसे में इस आजादी के दिवस पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान पर जो गुस्सा दिखा रहे वाकई में उसको गलत ठहराया भी नहीं जा सकता। तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान पर हमले का करारा जवाब देंगे दोस्तों भारत को धमकी दे रहे हैं असीम मुनीर। बता दें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने बिना भारत का नाम लिए भारत को धमकी दी है। उन्होंने रविवार को पाकिस्तान सैन्य अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा बयान देते हुए इनडायरेक्टली भारत को धमकी दी, कहा कि अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का युद्ध किया जाता है तो जवाब तुरंत और दूर तक होगा। जी हाँ, उन्होंने दूर तक हमला करने की बात कही है। ऐसे में ये इनडायरेक्टली देखा जा रहा है कि जनरल मुनीर भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है ये मुनीर को भी पता है कि दूर तक जवाब कौन दे सकता है, भारत या पाकिस्तान। तो वहीं आपको बता दें राम लला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज को अमेरिका ने वीजा देने से कर दिया इनकार। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की मूर्ति बनाने के लिए मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज को कथित तौर पर अमेरिका का वीजा देने से मना कर दिया गया है। अरुण को 20 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाना था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज के वीजा आवेदन को अस्वीकार करने के लिए अमेरिका ने अभी तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। योगीराज ने रिचमंड वर्जीनिया में एसोसिएशन ऑफ कन्नड़ कोर्ट्स ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 2 महीने पहले वीजा के लिए आवेदन किया था। हालांकि 10 अगस्त को बिना किसी कारण का हवाला दिए उनके आवेदन को कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों वहीं बता दें अब पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं, भारत को मिला एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों को पूरी तरह कर देगा नष्ट। दोस्तों पाकिस्तान और चीन सुधर जाओ, क्योंकि भारत को एक ऐसा नया हथियार मिल गया है जो पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर देगा। भारत ने वायुसेना के सुखोई 30M के वन लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम यानी LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। ये परीक्षण ओडिशा तट पर किया गया है। लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम गौरव का वजन 1000 किलोग्राम है और इसे हवा से छोड़ा जा सकता है। हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ने गौरव को विकसित किया है। दोस्तों वहीं बता दें अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का बहुत बड़ा बयान, कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं नसीब होगी और अगर हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दोस्तों दावा किया है अवधेश प्रसाद ने। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद यानी अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बीच अवधेश प्रसाद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही अवधेश प्रसाद ने सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट तक भी नसीब नहीं होगा और अगर उसको इससे ज्यादा सीट नसीब हो गया, 50 सीट भी नसीब हो गया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में 2027 में राजनीति छोड़ने जा रहे हैं अवधेश प्रसाद? देखते हैं आपकी क्या राय है दोस्तों। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।